गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 2, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग। सो व्हाट इज मनी एंड व्हाट इज बैंकिंग? दीज आर टू चैप्टर्स, डिफरेंट चैप्टर, और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और बहुत इजी भी है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में मनी जो है वो है क्या। पहले इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक थे, मनी क्या है, मनी को कितनी फॉर्म्स होती हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन, और बहुत सारी चीज़ें थी। बट अब धीरे धीरे सीबीएसई के वो सब चीज़ें डिडक्ट कर दिया है। बहुत स्मॉल कंटेंट ही आपका मनी और बैंकिंग में बचा हुआ है, तो हम बस उसे ही करेंगे जो हमारे सीबीएसई से रिलेटेड है। उससे ज़्यादा हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं है। सो मनी का मतलब है क्या, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ मनी। सो अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, अगर हम पहले आगे चलते हैं तो मनी से पहले भी तो गुड्स एक्सचेंज की जाती थी। पहले भी लोग गुड्स को एक्सचेंज करते थे, लेकिन तब मनी नहीं थी। तब क्या करते थे लोग? तब वहाँ पर लोग बार्टर सिस्टम को यूज़ करते थे। तो बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम का मतलब है जब हमारे इकोनॉमी में मनी का एग्जिस्टेंस नहीं था, मनी नहीं थी, तब भी हम एक जगह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को साथ चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। तो हम चीज़ों के साथ जब चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, यानी C2C एक्सचेंज होता है। C2C एक्सचेंज का मतलब है कमोडिटी टू कमोडिटी। जब एक्सचेंज होता है तो वो बार्टर सिस्टम कहलाता है। सो हम यहाँ पर अगर बार्टर सिस्टम को डिफाइन करें तो हाउ वी कैन डिफाइन बार्टर सिस्टम? सो हम बार्टर सिस्टम को डिफाइन करते हैं सबसे पहले। इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ, सिंपल डेफिनेशन है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। ठीक है, जब हम गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज करते हैं देन इट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, और हम इसको C2C इकोनॉमी भी कहते हैं। C2C, C stands for कमोडिटी, यानी कमोडिटी से, यानी चीज़ों से चीज़ों को एक्सचेंज करने को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। बट अब जब हमने चीज़ों से चीज़ों को एक्सचेंज किया, तो जैसे आज की तरीके से हम मार्केट में जाते हैं और अपना सामान खरीद करके ले आते हैं, वो प्रॉब्लम हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब हम गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज करते थे, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग। सो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, कुछ कमियां थी जिसकी वजह से ही तो बार्टर एक्सचेंज को हटाकर मनी को एग्जिस्टेंस में लाया गया। तो ऐसी क्या क्या कमियां फेस करनी पड़ती थी, क्या क्या लिमिटेशंस फेस करनी पड़ती थी हम लोगों को, जिसकी वजह से जो हमें डिफिकल्टीज होती थी बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज करने में। नंबर पहला, फर्स्ट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब है कि यहाँ पर सपोज ए है और एक बी है, दो लोग हैं। अब ए के पास तो राइस है और बी के पास वीट है। ए को वीट की ज़रूरत है, लेकिन बी को राइस की ज़रूरत नहीं है। तो वी कैन नॉट एक्सचेंज, पॉसिबल ही नहीं है एक्सचेंज करना। ठीक है, तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस में यही होता था कि हमें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ता था, दो ऐसे व्यक्ति ढूंढने पड़ते थे जिनके पास एक दूसरे से साथ एक्सचेंज करने की गुड्स अवेलेबल हो। सपोज मैं किसी के साथ कोई गुड्स एक्सचेंज करना चाहती हूँ, तो उसके पास भी वो गुड्स होनी चाहिए जो मुझे चाहिए, और मेरे पास भी वो गुड्स होनी चाहिए जो उसको चाहिए। तभी हम एक दूसरे के साथ गुड्स को एक्सचेंज कर सकते थे, अदरवाइज वी कैन नॉट एक्सचेंज गुड्स, एंड दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। और ऐसा करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि ऐसा हमें दो ऐसे व्यक्ति ढूंढने पड़ते थे जो एक दूसरे की गुड्स को एक्सचेंज कर सकें और एक दूसरे की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सकें।
सो सेम वे यहां पर ए को तो वीट की जरूरत है, लेकिन बी को राइस की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, क्या ए और बी एक दूसरे के साथ गुड को एक्सचेंज करेंगे? नहीं करेंगे। बट आज के टाइम में अगर हम बात करें तो क्या है, ठीक है, ए को वीट की जरूरत है तो ए जो है बी को पैसे दे देगा और उससे वीट ले लेगा, ठीक है। बी को राइस की जरूरत नहीं है तो बी को जिस चीज की जरूरत है वो किसी और से खरीद कर उसको पैसे दे देगा, बिकॉज वहां पर मनी की एग्जिस्टेंस है। लेकिन जब मनी की एग्जिस्टेंस नहीं थी तब हमको लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ बार्टर exchange. So number 2 is lack of common measures of value. Lack of common measure of value का मतलब है बार्टर सिस्टम में हर एक कमोडिटी की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। अब बार्टर सिस्टम में क्या करते थे, जब हम गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन हर एक गुड्स की वैल्यू तो एक जैसी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वीट और राइस, तो वीट जो है और राइस जो है दोनों को हम एक ही उस पे प्राइस पर तो हम नहीं एक्सचेंज कर सकते ना। तो जिसके पास सपोज अब हम यहाँ पर बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। बी के पास तो साइकिल है और ए के पास साइकिल है, बी के पास कार है। अब कार की वैल्यू तो ज़्यादा है, साइकिल की वैल्यू कम है। सो अब एक्सचेंज करना है गुड्स को, तो यहाँ पर कार वाला यानी जो बी है वो सफ़र करेगा, बिकॉज वी कैन नॉट मेजर द वैल्यू, बिकॉज इन बार्टर सिस्टम वी आर जस्ट एक्सचेंजिंग गुड्स। बिकॉज मुझे कार की, ए को कार की जरूरत थी और बी को साइकिल की जरूरत थी, तो हम दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। बट अगर हम आज के प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करें तो क्या कोई साइकिल से कार को एक्सचेंज करेगा? नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ मनी एग्जिस्टेंस वी कैन मेजर द वैल्यू दैट साइकिल की वैल्यू कार से बहुत कम है। बट इन केस जब बार्टर सिस्टम था तो वी कैन नॉट मेजर द वैल्यू, बट वी कैन सेटिस्फाई आवर वांट्स बाय एक्सचेंजिंग गुड्स। सो साइकिल से कार को हमने एक्सचेंज कर दिया, बट यहाँ पर क्या हुआ, कार वाले ने तो सफ़र किया। सो दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ कॉमन। ये एक सेकेंड जो प्रॉब्लम थी बार्टर एक्सचेंज की वो ये थी कि वी कैन नॉट मेजर द वैल्यू। नंबर थर्ड, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट्स का मतलब है आज मैं जो है महीने भर काम करती हूँ, किसी भी जॉब पे काम करती हूँ, पूरे मंथ काम करती हूँ, एंड देन आफ्टर मंथ आई गेट द सैलरी। फिर ऐसे ही मैंने जो है इंटरेस्ट लिया और मैंने जो है उसको, मैंने कोई लोन लिया और उसको महीने के लास्ट में मैं उसका एवरी मंथ उसको मैं इंटरेस्ट पे करती रहती हूँ। सो मनी की एग्जिस्टेंस में ये मेजर करना कि मुझे मंथ के काम के बाद कितना पैसा देना है, तो मतलब फ्यूचर पेमेंट्स कितनी करनी है, आई कैन मैनेज, आई कैन कैलकुलेट जस्ट बिकॉज ऑफ मनी एग्जिस्टेंस। बट जब बार्टर सिस्टम था, सो पूरे महीने काम करने के बाद मैं उसको कितना क्या कमोडिटी दूं जो उसकी एफर्ट जो पूरे उसके महीने भर की उसको पूरा कर सके। So it is very difficult to make future payments in case of barter system. बहुत ही मुश्किल होता था, वहाँ पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे या हम exactly same quantity नहीं दे पा रहे थे। अब borrower, अब सपोज मैं जो है मैंने पैसा किसी से ब्याज लिया, किसी से ब्याज पर पैसा लिया, या तो मैं अब इंटरेस्ट मेरा तो डिसाइड हो गया बिकॉज मनी है, तो मेरे को इंटरेस्ट कि आपने भैया 10 लाख रुपए लिया है तो आपको इतना इतना इंटरेस्ट आपको एवरी मंथ देना है, बिकॉज ऑफ मनी है। सो आई कैन कैलकुलेट। बट पूरे महीने आप अब हम बात करें बार्टर सिस्टम में, तो आपने अगर किसी से 1000 रुपये उधार लिया तो आप उसको कितना ब्याज देंगे, यू कैन नॉट कैलकुलेट। सो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट्स को डिसाइड कर पाना बार्टर सिस्टम में थोड़ा मुश्किल होता था, बहुत थोड़ा नहीं, काफ़ी मुश्किल होता था। सो फोर्थ पॉइंट इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब बार्टर सिस्टम में
कुछ चीज़ें ऐसी भी होती थी जिनको स्टोर करने में हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ते थे, लाइक जैसे मोस्टली वीट, राइस, वेजिटेबल्स हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती। सो ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी तो इनको जो है ये जल्दी ख़राब हो जाएंगे। सो इनको एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है जिसमें आप इसको स्टोर कर सकते हैं। सो इसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट और मनी स्पेंड होती थी। ठीक है, सो जिसके पास जो ऐसी चीज़ों को एक्सचेंज करता था उसको तो लॉस हो जाता था, बिकॉज उसने गुड एक्सचेंज भी की और उसके बाद उसको इस पर भी स्पेंड करना पड़ता था इन सब चीज़ों में। सो एज अ रिजल्ट गुड्स कैन नॉट बी यूज टू स्टोर द अर्निंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड। सो ऐसी चीज़ों में बार्टर सिस्टम कुड नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो स्टोर वैल्यू में भी प्रॉब्लम आती थी हमें बार्टर सिस्टम में। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स जो कि हम इनको लिमिटेशंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी, अगर मैं बात करूं मनी क्या है, मनी इज व्हाट, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम एक दूसरे से गुड्स को एक्सचेंज करने में एक्सेप्ट करते हैं, उसकी हम वैल्यू मेजर कर सकते हैं, उसको हम स्टोर कर सकते हैं और उसको हम डेफर्ड पेमेंट में भी यूज कर सकते हैं। तो हाउ वी कैन डिफाइन, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली accepted as a medium of exchange, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज करते हैं, कहीं भी जाते हैं पैसे देते हैं और चीज ले जाते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, उसकी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू एंड means for standard of deferred payment, और हम फ्यूचर पेमेंट्स भी कर सकते हैं। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ मनी। बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे लीगल डेफिनेशन में और बहुत सारा उसमें, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक at a particular point of time in an economy. टोटल मनी, वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक के पास टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी एक पर्टिकुलर टाइम में इकोनॉमी में कितना है, वो हमारी मनी सप्लाई कहलाती है। अब मनी सप्लाई में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं? सो कंपोनेंट्स क्या क्या आएंगे? कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, बेसिकली इसमें 2 कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहला तो आपका आता है करेंसी विद पब्लिक। पब्लिक के पास कितनी करेंसी है, जिसमें आपके पेपर नोट्स, कॉइन्स, जो कि पब्लिक ने अपने पास होल्ड कर रखे हैं, वो सारी चीजें आती हैं। ठीक है, लिक्विड एसेट्स, ठीक है, कॉइन्स, नोट्स जो भी हैं वो हमारे करेंसी विद द पब्लिक में आते हैं। और दूसरा आता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स में मतलब जो कि हमने डिमांड डिपॉजिट कर रखे हमारे बैंक्स में हैं, यानी जो हमने पैसे बैंक्स में डिपॉजिट करें, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में या करंट अकाउंट डिपॉजिट में, वो सारे हमारे डिमांड डिपॉजिट्स में आते हैं। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी
सप्लाई। नाउ इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में पहले आपके M1, M2, M3, M4 ये सारा भी था, बट अब आपके सिलेबस में केवल M1 है। सो M1 में क्या आता है, M1 का मतलब क्या है, M1 जो है ये एक मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई है, जिसमें बेसिकली हम इंक्लूड क्या करते हैं, M1 में आता है करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। बस इसमें आपको इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल मनी सप्लाई में केवल M1 ही आपका आता है। हाई पावर्ड मनी क्या है, बाकी सब चीजों पर आपको बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बट हाई पावर्ड मनी में बता दूं कि हाई पावर्ड मनी क्या होती है, बिकॉज ये क्वेश्चन 1 मार्कर में कई बार आ जाता है। सो हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या है, हाई पावर्ड मनी जिसको हम H से सिंबलाइज करते हैं, हाई पावर्ड मनी क्या मतलब है कि कोई भी ऐसी मनी जो कि प्रोड्यूस्ड बाय RBI है, प्रोड्यूस्ड बाय द RBI and the government is called high powered money। अब high powered money में क्या आता है, high powered money में दो चीजें आएंगी, consist two things। सबसे पहली चीज क्या आएगी, currency held by the public, जो पब्लिक के पास है करेंसी, एंड द सेकेंड इज कैश रिजर्व्स, जो पैसा रखा हुआ है विद द बैंक। आपके बैंक में भी जो पैसा है वो भी आपके हाई पावर्ड में, दो चीजें हम इंक्लूड करते हैं। एंड दैट इज फॉर ऑल टुडे। आज मनी के लिए, कल हम बैंकिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।